हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं हूं आपके बायोलॉजी एजुकेटर एंड बायोलॉजी मेंटोर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिंप्लेक्स में। मैं आपके लिए लेकर आई हूं वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। यहाँ हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक साइंटिस्ट दिए हुए हैं, उनकी बायोग्राफी देख लेते हैं। यहाँ पर बस कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हाईलाइट करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर हार्बर्ट बायर बॉर्न कब हुए थे 1936 में, और इनका पालन पोषण कहाँ हुआ था, वेस्टर्न के पेनिसिल्वानिया में हुआ था। एंड इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट किया था, तो पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था। एंड इसके अलावा बात करते हैं, इन्होंने 1963 में 3 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी भी कहाँ से किया था, एलए से किया था। एंड 1966 में बॉयर ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर ज्वाइन किया था, कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सैन फ्रांसिस्को में। एंड 1969 में इन्होंने परफॉर्म किया था, इन्होंने स्टडी किया था एक कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया में एक कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर इन्होंने स्टडी किया था। इसमें जो एक कपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उसमें मेथाइलेज होता है और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होता है। इन्होंने इसमें ऑब्जर्व किया, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया ये देखते हैं। बायर ऑब्जर्व दीज एंजाइम हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग डीएनए स्ट्रैंड इन ए पर्टिकुलर फैशन। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये एंजाइम डीएनए को कट कर रही है एक पर्टिकुलर फैशन में। एंड जो है इसके अलावा ये जो पार्ट छोड़ रही है आफ्टर कट, वो कैसा एंड दे रही है, स्टिकी एंड दे रही है, जिससे स्टिकी एंड को कनेक्ट करना काफी आसान है। चलिए एंड नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। ये जिस पर स्टडी कर रहे थे, कोहेन जिस पर स्टडी कर रहे थे, कोहेन हैड बीन स्टडिंग, जो कोहेन थे वो किस पर स्टडी कर रहे थे, स्मॉल रिंगलेट ऑफ डीएनए पर स्टडी कर रहे थे, जिन्हें क्या बोला गया, प्लाज्मिड बोला गया। इन्होंने कहा जो प्लाज्मिड है वो फ्लोएट करता है फ्रीली, कहाँ पर, जो कुछ बैक्टीरिया हैं उनके सेल के साइटोप्लाज्म में, ये रेप्लिकेट करती हैं इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से। इन्होंने कोहेन ने डेवलप किया था एक मेथड, इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के सेल से रिमूव करके किसी अदर सेल में इंट्रोड्यूस करने का। चलिए हमने इतना ही टॉपिक यहाँ पर हाईलाइट किया, आपके लिए इतने ही टॉपिक ध्यान देने वाली है कि हार्बर्ट बायर बॉर्न कब हुए थे, इनका पालन पोषण कब हुआ था, एंड इसके अलावा इन्होंने अपना वर्क किस पे किया था। एंड देन हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायोज प्लस टेक्नोलॉजी। बायोज की बात करें तो यहाँ पर बायोज का मतलब लिविंग होता है, टेक्नोलॉजी का मतलब बाय ह्यूमन फॉर ह्यूमन होता है। लिविंग की बात करें या तो ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे या फिर ऑर्गेनिज्म से एंजाइम यूज करेंगे, किस लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर किसी प्रोसेस में जो किसके लिए, ह्यूमन के लिए यूजफुल हो। तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बनाए गए ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी से, वो है एसिड, ब्रेड, वाइन एंड कर्ड। जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी से बनाया गया वो जीन सिंथेसिस, जीन करेक्शन, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, टेस्ट ट्यूब बेबी एंड वैक्सीन है। देखिए यही डिफिनेशन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये डिफिनेशन आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म or enzymes from organism to produce product and processes useful to human। मीन्स बायोटेक्नोलॉजी डील करता है उस टेक्निक का जिसमें हम यूज करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का या फिर एंजाइम का, जो कि उस ऑर्गेनिज्म से हमें ऑब्टेन करते हैं, किस लिए, जो कि प्रोडक्ट के बनाने के लिए या फिर किसी प्रोसेस में जो ह्यूमन के लिए यूजफुल है। एंड इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी से क्या क्या बनाया गया है, तो कर्ड, ब्रेड, वाइन ये बनाया गया। न्यू बायोटेक्नोलॉजी से क्या बनाया गया है, तो आइए देखते हैं। न्यू बायोटेक्नोलॉजी से यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया गया। इसके अलावा यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करें वो बनाया गया।
सिंथेसिस ऑफ जीन, जीन सिंथेसिस या जीन करेक्शन यहाँ पर किया गया। एंड इसके अलावा आपका डीएनए वैक्सीन बनाए गए हैं। एंड ये सारे कुछ आपके न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है। तो आपने देखा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या क्या बना, एसिड बना, ब्रेड, वाइन एंड कर्ड बना। न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जीन सिंथेसिस, जीन करेक्शन, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना, वैक्सीन बना एंड टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। चलिए इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं एक और डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन। तो ईएफबी के अकॉर्डिंग इन्होंने जो डिफिनेशन दिया था किसको ध्यान में रखते हुए दिया था, ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ईएफबी का जो डिफिनेशन दिया गया। तो आइए देखिए कैसे पहचानेंगे ईएफबी के डिफिनेशन को। इन्होंने क्या किया था, नेचुरल साइंस को ऑर्गेनिज्म के साथ जोड़ दिया था। नेचुरल साइंस को इन्होंने या तो ऑर्गेनिज्म के साथ, या तो उसके किसी सेल के साथ, या तो उसे किसी पार्ट के साथ जोड़ दिया था। किस लिए, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। चलिए यहाँ पर प्रिंसिपल्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी का वो देखेंगे। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसके 2 कोर टेक्निक है जिससे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का बर्थ हुआ। एक तो यहाँ पर आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग होगा, दूसरा आपका बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग है। यहाँ पर बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का। यहाँ पर क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है उसके जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए को अल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका फिनोटाइप चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए इंट्रोड्यूस इनटू, जो इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए है उसको अल्टर करके होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं एंड देखते हैं इसका जो फिनोटाइप है होस्ट का वो चेंज हो जाता है। इसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जो इसका फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अगर हम इसके जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते हैं। नेक्स्ट है आपका बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। अगर बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें क्या है कि हम किसी माइक्रोब्स को अगर हम ग्रो करवाते हैं कल्चर मीडिया में तो उसे कंटामिनेशन फ्री रखते हैं। जिसे हम ग्रो करवाएंगे वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर होना चाहिए, कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं बायोप्रोसेस क्या है। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में सराउंड को कैसा करना रहता है, स्टेराइल रखना होता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री रखना होता है। सिर्फ किसके लिए, सिर्फ वहां पर वही होना चाहिए जिसका हम ग्रोथ करवाते हैं, लाइक डिजायर्ड माइक्रोब्स एंड यूकैरियोटिक का ही होना चाहिए। इससे हम लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाते हैं एंड देन क्या क्या बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं और एंजाइम्स बनाते हैं लार्ज क्वांटिटी में। यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस और लिखा हुआ है, एडवांटेज क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर फार्मर मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, ये प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी किस लिए, वेरिएशन के लिए एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, सम ऑफ विच may be beneficial to the organism as well as population। ये कह रहा है जो रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे वेरिएशन आता है और जो वेरिएशन होता है वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के लिए कैसा होता है, बेनिफिशियल होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो परमिट करता है किसको, वेरिएशन को। जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर होता है वो प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग दोनों के लिए होता है। आगे यहाँ पर देखिए जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये सब समझने से पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ ये ध्यान देंगे। चलिए आइए देखते हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये डिजायर्ड जीन है। इस डिजायर्ड जीन को हम कहाँ से आइसोलेट करते हैं, या तो किसी ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करेंगे, या तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाकर आइसोलेट करेंगे, या फिर आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस से आइसोलेट करेंगे। इस डिजायर्ड जीन के क्या क्या नाम हो सकते हैं, एलियन जीन, फॉरेन जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट और पैसेंजर डीएनए होगा। अब इसे हम किसमें जोड़ देंगे, वेक्टर डीएनए में। जो प्लाज्मिड होगा, जो वेहिकल डीएनए होगा, वेहिकल डीएनए या वेक्टर डीएनए क्या क्या हो सकते हैं, प्लाज्मिड हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है और वायरस हो सकता है। अब डिजायर्ड जीन को हम वेक्टर डीएनए में जोड़ देंगे। अब ये जो वेक्टर डीएनए में जब जोड़ेंगे डिजायर्ड जीन को तो ये क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा।
इसमें एंजाइम कौन कौन सा यूज होंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में? पहली बात तो इसे कट करने के लिए जो एंजाइम यूज होगा वो डीएनए क्लीविंग एंजाइम है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और इसका एम्प्लीफिकेशन करके मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो है डीएनए एम्प्लीफाइंग एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए ज्वाइनिंग के लिए, इसे जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होगा वो है डीएनए लाइगेज। फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया होस्ट सेल में। होस्ट सेल क्या क्या हो सकता है? होस्ट सेल एक बैक्टीरियल सेल हो सकता है, प्लांट सेल हो सकता है, एनिमल सेल हो सकता है और फंगल सेल हो सकता है। अब यहाँ पर हमने होस्ट सेल क्या माना है? इकोलाई को माना है, बैक्टीरिया को माना है। अब इसमें जीन क्लोनिंग होगी, मल्टीपल कॉपी बनाएगी। हमने इसके यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस किया है, इसके जीन को हमने मॉडिफाई कर दिया। अब इसे हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। एक चीज और हमें जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि वायरस क्या जो है सिर्फ एक वेक्टर हो सकती है, वायरस कभी भी होस्ट सेल नहीं हो सकता है। होस्ट सेल सिर्फ बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल और फंगल सेल हो सकते हैं। इसी टेक्निक पर बेस्ड, अब ये आपका पूरा इस बायोटेक्नोलॉजी का बेस है जो हमने यहाँ पर पढ़ा है। बाकी हम लोग स्टेप बाय स्टेप अंदर पढ़ने वाले हैं। आइए यहाँ पर बात करते हैं जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसे कंस्ट्रक्ट करने वाले साइंटिस्ट कोहेन एंड बायर हैं। इन्होंने कंस्ट्रक्ट कब किया था? 1972 में। यहाँ पर इन्होंने जो डिजायर्ड जीन लिया था वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था और जो प्लाज्मिड लिया था वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का लिया था। तो साल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड में इन्होंने डिजायर्ड जीन को ऐड कर दिया था। इससे जो बना वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था और फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर दिया था होस्ट सेल में। और होस्ट सेल यहाँ पर क्या थी? ई कोलाई थी। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, यहाँ से देखिए, टेक्निक ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्रिएट करते हैं एंड यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर ओवरकम दिस लिमिटेशन एंड अलाउ अस आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली, किसको इंट्रोड्यूस करते हैं हम? ओनली वन आर ए सेट ऑफ डिजायर्ड जीन without introducing undesirable genes into target organism। यहाँ पे हम किसको इंट्रोड्यूस करते हैं? या तो केवल एक डिजायरेबल जीन को या फिर एक सेट डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर मोस्ट, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द पीस ऑफ डीएनए नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ। जो डीएनए का पीस है वो खुद मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है प्रोजीनी सेल्स में। जो ऑर्गेनिज्म का प्रोजीनी सेल्स है उसमें खुद जो है ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसे हम इंटीग्रेट कर दे किससे? जो रिसिपिएंट है उसके जीनोम से, ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा एंड इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट ऑफ डीएनए। ये मल्टीप्लाई करेगा और उसे हम कहाँ पर लेके इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं? होस्ट के डीएनए में। द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैव बिकम पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम। जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसका क्या क्या नाम है? डिजायर्ड जीन को ही एलियन पीस ऑफ डीएनए कहते हैं, उसी को पैसेंजर डीएनए कहते हैं, उसी को फॉरेन जीन कहते हैं, उसी को जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अब देखिए आगे वही आपका दिया हुआ है, इन ए क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए। Multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it needs to be a part of a chromosome which has a specific sequence known as the origin of replication। जो origin of replication है वहां पर हम alien piece of DNA को ऐड कर देंगे
यही क्या करती है, रेप्लिकेशन का इनिशिएशन करवाती है। आगे और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखिए, एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एलियन डीएनए को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से हम लिंक्ड कर देंगे। अब जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा और मल्टीप्लाई करेगा स्वयं कहाँ पर, होस्ट ऑर्गेनिज्म में। दिस कैन आल्सो कॉल्ड, जिसे हम क्या कह देंगे, जो मल्टीपल कॉपी बनाएगी उसे हम क्लोनिंग कह देंगे। देखिए, मेकिंग मल्टीपल कॉपी, आइडेंटिकल कॉपी होगी किसी भी टेम्पलेट ऑफ डीएनए का, एनी टेम्पलेट ऑफ डीएनए का। यहाँ पे देखिए बात करते हैं कॉन्स्ट्रक्शन, जो फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, जो पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कॉन्स्ट्रक्ट किया गया था, उसकी बात करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कॉन्स्ट्रक्शन किया गया था, तो अभी हम लोग पीछे देख कर आए हैं किसने किया था, कोहेन एंड बायर ने किया था 1972 में। डिजायर्ड जीन क्या लिया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया था, और किसमें ऐड किया था, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में ऐड किया था। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था और इन्होंने उसे ट्रांसफॉर्म किसमें कर दिया था, ई कोलाई, यहाँ पर इन्होंने होस्ट लिया था। क्लियर हुआ आपका, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ए जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इन्होंने लिया था जो जीन, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थी, विद ए नेटिव प्लाज्मिड, और एक नेटिव प्लाज्मिड लिया। प्लाज्मिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होती है ये, सर्कुलर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ये जो प्लाज्मिड है आपको इसमें ध्यान रखना है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होता है, दूसरा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, और तीसरा आपका ये सर्कुलर डीएनए होता है। कहाँ पर, साल्मोनेला टाइफी का प्लाज्मिड इन्होंने लिया था। एंड स्टैनले कोहेर एंड बायर ने अकॉम्प्लिश्ड इन 1972 में। 1972 में इन्होंने आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन्स बाय कटिंग आउट ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम ए प्लाज्मिड व्हिच वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फरिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इन्होंने क्या किया था, जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है उसके प्लाज्मिड के एक पार्ट को कट किया था और डिजायर्ड जीन लिया था जो कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस थी, उसको साल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड में ऐड कर दिया था। अब क्या बना था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इन्होंने इंट्रोड्यूस किसमें कर दिया था, जो होस्ट ई कोलाई है वहां पर। आगे देखिए, द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। जो डीएनए की कटिंग होती है वह एक स्पेसिफिक लोकेशन में होती है। द पॉसिबल तब हुआ जब डिस्कवरी हुआ किसका, मॉलिक्यूलर सीजर का। मॉलिक्यूलर सीजर आपका क्या है, तो मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहते हैं। बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की बात कर रहा है। द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। दीज प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज अ वेक्टर्स टू द ट्रांसफर। अब ये जो प्लाज्मिड डीएनए किसकी तरह एक्ट करेगा, वेक्टर की तरह एक्ट करेगा, एंड पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। अब क्या करेंगे, जिस तरह से जो मॉस्किटो है वो एक इंसेक्ट वेक्टर की तरह काम करता है मलेरियल पैरासाइट का ट्रांसफर करने में ह्यूमन बॉडी में, बिल्कुल वैसे ही एक प्लाज्मिड काम करता है। जो प्लाज्मिड है ये भी एक वेक्टर की तरह काम करता है। एलियन पीस ऑफ डीएनए को कहाँ पहुंचाता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुंचाता है। The linking of antibiotic resistance gene with plasmid vector become possible। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड वेक्टर में ऐड करना तभी पॉसिबल हुआ जब यहाँ पर डीएनए लाइगेज जो है हमने यूज किया। जो डीएनए लाइगेज से ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं डिजायर्ड जीन को यहाँ पर वेक्टर प्लाज्मिड से। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ द कट डीएनए मॉलिक्यूल ज्वाइन देयर इन। डीएनए लाइगेज के हेल्प से जो कट है डीएनए मॉलिक्यूल का उसे ज्वाइन कर देंगे। दिस मेक्स ए न्यू कॉम्बिनेशन। अब यह न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए बनाया जाएगा, इन विट्रो में, लैब में बनाया जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर, इस डीएनए को ट्रांसफर कर दिया इन्होंने कहाँ पर, इस एस्केरिया कोलाई में, जो कि एक बैक्टीरिया थी, किससे रिलेटेड थी, साल्मोनेला टाइफी से ये भी रिलेटेड थी।
इट कुड बी रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज के साथ क्या करती है, रेप्लिकेट करती है और मल्टीपल कॉपी बना लेती है। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन in E. coli was called cloning of antibiotic resistance gene in E. coli। चलिए यहाँ पर देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अगर हम बना रहे हैं उसके क्या क्या स्टेप है वो देखने जा रहे हैं। उसके क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, यहाँ पर दिया है 3 बेसिक स्टेप है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का। पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। हम डीएनए का आइडेंटिफाई करेंगे जो कि डिजायरेबल जीन रखेगा। नेक्स्ट आपका होगा इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। अब यहाँ पर जो डीएनए है उसे हम होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे, पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे देन इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के 3 बेसिक स्टेप्स हैं। चलिए देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स क्या हैं। तो इसके क्या क्या टूल्स हैं, पहला क्या है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकेंड आपका है पॉलीमरेज एंजाइम, थर्ड आपका लाइगेज एंजाइम जिसे डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका वेक्टर्स होगा, नेक्स्ट आपका होस्ट होगा। ये टोटल हमें 5 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का टूल्स ध्यान रखना है। पहला आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकेंड आपका पॉलीमरेज एंजाइम, थर्ड आपका लाइगेज, फोर्थ आपका वेक्टर्स एंड फिफ्थ आपका होस्ट ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। देखिए 1963 में 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थी रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई। मतलब जो बैक्टीरियोफेज का ग्रोथ है उसको रोकने के लिए वो एंजाइम कहाँ है, इस्केरिस्किया कोलाई से आइसोलेट किया गया। इस्केरिस्किया कोलाई से 2 एंजाइम आइसोलेट किए गए जो रिस्पॉन्सिबल थे बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रोकने के लिए। इसमें से एक जो है क्या कर रहा था, मेथिल ग्रुप को ऐड कर रहा था डीएनए से, और दूसरा जो था वो डीएनए को कट कर रहा था। किसके डीएनए को, बैक्टीरियोफेज के डीएनए को। लेटर वाले बाद वाले को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहा गया, किसको, जो डीएनए को कट कर रहे थे। चलो यहाँ पर एक यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसके ऊपर हमने क्या करवाया, मैक्रोफेज का अटैक करवाया गया। इसके ऊपर मैक्रोफेज का अटैक करवाया गया। देखिए ई कोलाई पर, और इसका जो ई कोलाई का खुद का वाला जो जीनोम है वो कौन सा वाला जीनोम है, ये देखिए ये होस्ट का जीनोम है। जब हमने ई कोलाई पर बैक्टीरियोफेज का अटैक करवाया तो इसका डीएनए कहाँ चला आया, ई कोलाई में चला आया। अब ये जो ई कोलाई थी सेल्फ डिफेंस में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस करती है। अब ये सेल्फ डिफेंस में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस करेगी, ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये 2 तरह का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस करती है। एक जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है, ये 2 तरह का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस करती है। एक क्या करती है, मेथिल को ऐड करती है। अब देखिए जो ई कोलाई है यहां से एक क्या करेगी, एक मेथिल को ऐड करेगी, और एक यहां पर क्या करेगी, डीएनए को फ्रैगमेंटेड कर देगी। मतलब जो ई कोलाई है इसने अपने जीनोम को कैसे प्रोटेक्ट कर लिया, मेथिल को ऐड करके, और जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है उसको कट कर दिया, जिसे क्या बोला गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज बोला गया। जो अब यहाँ पर ये डीएनए को एक मेथिल ऐड कर रही है, एडेड मेथिल ग्रुप एक मेथिल को ऐड कर रही है और एक डीएनए को कट कर रही है।
जो डीएनए को कट कर रही है इसे क्या बोला गया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बोला गया। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ई कोलाई प्रोड्यूस करती है कैसे? सेल्फ डिफेंस में। प्रोड्यूस इन सेल्फ डिफेंस। ये कैसे प्रोड्यूस करती है? सेल्फ डिफेंस में प्रोड्यूस करती है। देखिए जो ये इकोलाई है, इकोलाई का जीनोम है, ये बैक्टीरियोफेज का हमने इकोलाई पर अटैक करवाया। अब जो बैक्टीरियोफेज है इसका डीएनए इकोलाई के अंदर आ गया है। अब जो इकोलाई है सेल्फ डिफेंस में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस करती है। ये दो टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस करती है। एक जो है ये मेथिल को ऐड कर रही थी, जो इकोलाई है यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस कर रही थी जो मेथिल को इसके डीएनए से ऐड करके इसके जीनोम को प्रोटेक्ट कर ले रही थी। और जो दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो क्या कर रहा था? जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए था उसे कट कर रहा था। तो इसने अब उसे क्या बोला गया? जो डीएनए को कट कर रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बोला गया। चलिए देखिए फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कौन सा है? हिंड सेकेंड है। जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है वो क्या है? हिंड सेकेंड है, जो कि जिसकी फंक्शनिंग किस पर डिपेंड करती है? फंक्शनिंग डिपेंडेंट ऑन ए स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इसकी फंक्शनिंग किस पर डिपेंड कर रही है? स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर डिपेंड कर रही है। वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज 5 years later। और ये कितने टाइम के बाद हमें कैरेक्टराइज हुआ पता चला? 5 साल के बाद पता चला कि ये जो है इसकी फंक्शनिंग किस पर डिपेंड कर रही है? स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर। एंड इट वाज फाउंड दैट हिंड सेकेंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स। जो हिंड सेकेंड है वो ऑलवेज कट करती है डीएनए मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। ये रिकॉग्नाइज करती है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर और वहीं पर जाकर के कट करती है। और वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है वो 6 बेस पेयर का होता है। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस नो, इस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। किसके लिए? हिंड सेकेंड के लिए। हिंड सेकेंड के अलावा more than 900 restriction enzymes have been isolated from 230 strain of bacteria। ध्यान रखना 230 strain of bacteria से ज्यादा जो है more than 900 restriction enzyme isolate किया गया in which recognize different recognition sequence। चलिए आगे देखिए द कन्वेंशन ऑफ नेमिंग ऑफ एंजाइम। अगर एंजाइम के नेमिंग की बात करें तो एंजाइम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है और वो कहाँ से किसको डिनोट करता है? जीनस को डिनोट करता है। और जो एंजाइम के सेकेंड 2 लेटर है, जैसे हिंड सेकेंड है, इसका जो पहला लेटर है ये कैपिटल होगा और वो कहाँ से आता है? जीनस से आता है। नेक्स्ट जो इसके 2 लेटर है वो कैसे होते हैं? स्मॉल लेटर में, वो कहाँ से आते हैं? स्पीसीज से आते हैं। जो यहाँ पर थर्ड वाला लेटर होता है वो स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, जो कि कहाँ से आता है? स्ट्रैंड बताता है। एंड इसके अलावा जो ये रोमन नंबर होता है वो डिग्री ऑफ आइसोलेशन या फिर ऑर्डर को बताता है। यहाँ पर देखिए दिया है यही कि फर्स्ट लेटर नेम का कहाँ से आता है? जीनस से आता है। सेकेंड जो 2 लेटर है वो स्पीसीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल से आते हैं। एंड इको आर फर्स्ट की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम क्या होगा? इस्केरिस्किया कोलाई RY13। इन इको आर फर्स्ट द लेटर R इज derived फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन। जो R है वो किसे डिनोट करता है? स्ट्रेन को डिनोट करता है। रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम्स इंडिकेट द ऑर्डर इन द एंजाइम्स वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट यहाँ बात करने जा रहे हैं हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करता है लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम से जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियेजेज है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है 2 टाइप का होता है, एक तो एक्सोन्यूक्लियेज होगा, एक एंडोन्यूक्लियेज होगा। एक्सोन्यूक्लियेज डीएनए को कट करता है 5 और 3 एंड से,
जबकि एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो ये कट करता है डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट पर, बोल सकते हैं, या फिर अदर देन द टर्मिनल, जिसे क्या बोला जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या फिर मॉलिक्यूलर सीजर या फिर केमिकल नाइफ बोला जाता है। वही लिखा हुआ है, restriction enzyme belong to a larger class of enzyme called nucleases. These are of two kinds, exonucleases and endonucleases. Exonucleases remove the nucleotides from the end of DNA. देखिए जो एक्सोन्यूक्लियेज है वो न्यूक्लियोटाइड को डीएनए के एंड से कट करता है, जबकि एंडोन्यूक्लियेज में कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। Each restriction endonuclease functioning, each restriction endonuclease कैसे काम करता है, वो पहले जो डीएनए की लेंथ है उसका इंस्पेक्शन करता है, निरीक्षण करता है उस डीएनए के सीक्वेंस को, एंड वंस इट फाइंड इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, एक बार अगर वो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पा जाता है तो वो उस डीएनए से बाइंड कर जाता है और उसके दोनों स्ट्रैंड को कट कर देता है। जो डबल हेलिक्स से स्ट्रैंड दोनों को कट कर देता है एक स्पेसिफिक पॉइंट से, और कहाँ क्या कट करता है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन से ये कट करता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये है जी ए टी टी सी, ये 5 है और ये 3 इंड है। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाया, पहले इस पूरे इस डीएनए के सीक्वेंस का वो निरीक्षण करेगी, रिकॉग्निशन करेगी, जहां पर इसका जो है रिकॉग्नाइजेशन साइट मिलेगा वहीं पर जाकर के ये क्या करेगी, इस डीएनए को कट कर देगी। तो पहले क्या करेगी, ये डीएनए सीक्वेंस का इंस्पेक्शन करेगी, निरीक्षण करेगी, फिर जहां पर इसे रिकॉग्निशन साइट मिलेगा वहीं पर जाकर ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट कर देगी। क्लियर हुआ? ठीक है। Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in DNA. चलिए देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करती है। एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये देखिए यहाँ ये वाला वेक्टर का डीएनए है और ये फॉरेन डीएनए है। वेक्टर के डीएनए एंड फॉरेन के डीएनए को दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम साइड से कट करती है। यहाँ पर देखिए जो वेक्टर का डीएनए है यहाँ पर भी जी और ए के बीच में, यहाँ भी जी और ए के बीच में, और फॉरेन का भी देखो यहाँ जी एंड ए के बीच में, और यहाँ पर भी कहाँ किसके बीच में कट कर रही है, जी एंड ए के बीच में वो कट करती है। अब देखिए यहाँ पर क्या स्टिकी एंड मिल जाएगा। अब ये देखिए आपका इधर भी स्टिकी एंड मिल गया, इधर भी स्टिकी एंड मिल गया, फिर इनके एंड टू एंड क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। अब देखिए फाइनली आपका यहाँ पर क्या बन गया, ये वेक्टर डीएनए था, फॉरेन डीएनए था, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों को सेम साइड से कट किया, देन इन्हें दोनों में स्टिकी एंड मिल गया। अब इन दोनों फ्रेगमेंट को ज्वाइन कर दिया गया एंड फाइनली देखिए क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। देखिए यहाँ पर दिया है एक आपका, अगर पैलिंड्रोम की बात करते हैं, पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि चाहे हम इस साइड से पढ़ें चाहे इस साइड से पढ़ें, दोनों तरफ से पढ़ने पर सीक्वेंस सेम आना चाहिए। ये देखिए मलयालम इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें तो सेम आ रहा है, यही क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। देखिए जरा, पैलिंड्रोम, वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन। The palindrome in DNA is a sequence of base pair that reads same on the two strand when orientation। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों स्टैंड से पढ़ने पर सेम आए वही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है, जो कि कितना होता है, बेसिकली हम 6 बेस पेयर का ही सीक्वेंस देखते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर 2 स्ट्रैंड है, अगर इसे हम इधर से इधर पढ़ेंगे तब भी देखिए आपका GAATTC आ रहा है, और इधर से इधर पढ़ेंगे तब भी आपका सेम आ रहा है, इसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहेंगे। अगर हम इधर से इसको पढ़ रहे हैं 5 to 3, फिर जस्ट इधर से इधर पढ़ेंगे सेम नहीं आएगा,
हमें इधर से भी पढ़ने पर वो हमको इधर में पढ़ेंगे तो 5 to 3, इस वाले स्टैंड में फिर हमको 5 to 3 पढ़ेंगे, तब हमको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखने को मिलेगा। बोथ डायरेक्शन में पढ़ने से अगर सेम आए तभी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है। यहाँ पर देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, restriction enzyme cut the strand of DNA a little away from the center of palindromic site। पैलिंड्रोमिक साइट के सेंटर से अवे थोड़ा कट करता है, between same two bases on the opposite strand, दो सेम बेसिस के बीच में कट करता है जो कि अपोजिट स्ट्रैंड रहती हैं, and leave the single stranded portion at the end। देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रिप्स, यहाँ पर क्या ओवरहैंगिंग रहती है, डीएनए जो है यहाँ पर डीएनए की हैंगिंग हो रही होती है। ये देखिए, ये देखिए, ये जब यहाँ पर ए और टी के बीच में, सी एंड जी के बीच में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जब हाइड्रोजन बॉन्ड जब यहाँ से इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से कट करेंगे, ये बीच में जो कट होगा, ये जो स्टिकी एंड हमें मिल रहा है, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड की ये हैंगिंग हो रही है, यहाँ पर ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड की यहाँ पर भी हैंगिंग हो रही है। जिससे हमें स्टिकी एंड मिलेगा ऑन ईच स्ट्रैंड। These are named so because they form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts. The stickiness of end facilitate the action of enzyme DNA ligase। आगे देखिए, restriction endonuclease are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA which are composed of DNA from different sources or genome। अब जैसे मान लीजिए हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो जिससे हम डिजायर्ड जीन बनाएंगे उसका सोर्स अलग होना चाहिए, और जिससे हम जिसका प्लाज्मिड लेंगे उसका सोर्स अलग होगा। तो डिफरेंट सोर्स एंड जीनोम से डीएनए लेंगे एंड देन यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। द कट बाय सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हम दोनों को, जिससे हम डिजायर्ड जीन लेंगे, जिससे हम वेक्टर लेंगे, वेहिकल डीएनए लेंगे, दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, तो जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट मिलेगा उसमें सेम काइंड का स्टिकी एंड मिलेगा, एंड देन हम उनको एंड टू एंड कनेक्ट कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। यहाँ पर देखिए ये फॉरेन डीएनए है, और ये देखिए वेक्टर का डीएनए है, प्लाज्मिड है, ये सर्कुलर दिखाया गया, ये लिनियर डीएनए है। अब यहाँ पर जो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों को फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट से कट कर रहे हैं, ये देखिए इस तरह से कट हुआ, एंड देन इस फॉरेन डीएनए को इस वेक्टर डीएनए में, प्लाज्मिड में यहाँ पर जोड़ दिया गया, लाइगेज के हेल्प से जोड़ दिया गया फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए से, और फाइनली यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया और इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया ई कोलाई में। अब ई कोलाई में मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ पर बहुत सारी कॉपीज के बन जाएगी, जिसे क्या बोला जाएगा, क्लोनिंग कहा जाएगा। यहाँ पर देखिए सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। यहाँ पर देखिए डीएनए को हम फ्रैगमेंट करते हैं, कट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो ये जो फ्रैगमेंट बनेगा डीएनए का, अब इस फ्रैगमेंट को हम सेपरेट कैसे करते हैं, एक टेक्निक के थ्रू सेपरेट करते हैं जिसका नाम क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। सिंस द, अब जो डीएनए फ्रैगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज, जो डीएनए फ्रैगमेंट है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, they can separated by forcing them to move towards the anode। अब ये किस तरफ मूव करता है, एनोड की तरफ। चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए यह एक ऑपरेटर्स है, जहां पर हमने जो मैट्रिक्स यहाँ पर है, ये जो आपको ये दिख रहा है ग्रे कलर का, ये क्या है, आपका मैट्रिक्स है, जिसे एगरोजेल कहते हैं, जिसे वीड्स या रेड एल्गी से निकालते हैं। अब यहाँ पर हमने डीएनए के फ्रैगमेंट को रख दिया है,
ये जो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं इस तरह से पोर्स, इसी के थ्रू हम यहाँ पर डीएनए को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड हम लगा देंगे। एक तो यहाँ पर कैथोड होगा और एक यहाँ पर एनोड लगा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देंगे। एक तो यहाँ पर कैथोड लगा देंगे। कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज रहेगा। और एक यहाँ पर एनोड लगा देंगे। एनोड पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखिए, अब जो डीएनए है इस पर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। जो जितना स्मॉलर फ्रैगमेंट होगा वो उतना दूर तक जाएगा। ये देखिए स्मॉलर फ्रैगमेंट दूर तक आया है। और बाकी देखिए यहाँ पर एक आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको 4 लेन बनाए गए हैं, उसको बाद में देखते हैं। चलिए पहले इसको देखिए। यहाँ पर हमने क्या किया, एगारोज जेल लिया था, उसमें हमने डीएनए को इस तरह से डाल दिया फ्रैगमेंटेड को। अब उसमें से जो स्मॉलर पार्टिकल है वो दूर तक जाएंगे। फिर भी हमको वो आंखों से हम अपने विजुअल हमें इसे नहीं होगा, ये हमारे आंखों में हम इसे नेकेड आंखों से फिर भी नहीं देख सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इसकी स्टैंडिंग करेंगे। इसमें क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पर इसमें ऐड कर देते हैं हम इथेरियम ब्रोमाइड। एंड देन तब भी हमको ये नहीं दिखेगा। फिर हम इस पे यूवी रेज डालते हैं, तब जाकर हमें ऑरेंज कलर की बैंड दिखती है। आइए अब यहाँ से रीड करते हैं। Electric field through the medium or matrix. Nowadays most commonly used matrix is agarose, जो कि नेचुरल पॉलीमर होता है। और उसे कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते, सीवीड से या रेड एल्गी से, जो कि क्या है, जिलिडियम एंड ग्रासलेरिया है। द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट, जो डीएनए का फ्रैगमेंट है वो सेपरेट होता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एगारोज जेल। जो एगारोज जेल है वो सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। एक तरह से कह सकते हैं एगारोज जेल यहाँ पर एक छन्नी की तरह काम करता है। द स्मॉलर फ्रैगमेंट साइज, जिस फ्रैगमेंट का साइज सबसे स्मॉलर होगा वो फार्दर दूर तक जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट है वो विजुअलाइज करने के लिए हम उसमें क्या ऐड करेंगे, डीएनए विद अ कंपाउंड जिसका नाम क्या है, इथेरियम ब्रोमाइड। अब फिर तब भी हमें नहीं दिखेगा, फिर उसमें हम ऐड करेंगे, फिर हम यूवी लाइट का एक्सपोजर करेंगे, रेडिएशन करेंगे, तब जाकर हमें वहां पर ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड दिखेगा। ये देखिए, एंड you can see the bright orange color band of DNA in Ethidium bromide stand gel exposed to UV light. अब जो ये सेपरेट कर लेते हैं डीएनए बैंड को, कहाँ से, एगारोज जेल से, जिसे हम क्या एगारोज जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस, जिसे हम क्या बोल देते हैं, इल्यूशन। मतलब सेपरेशन करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, और आइसोलेशन किससे करते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू उसे हम क्या कहेंगे, इल्यूशन कहेंगे। The DNA fragment purified in this way are used in constructing the recombinant DNA by joining them with cloning vector. यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि जो माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्ट, जो आपका लेन फर्स्ट है, यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है किसका, अनडाइजेस्टेड का, और जो बाकी का है आपका 2, 3, 4, यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है किसका, डाइजेस्टेड सेट का। यहाँ पर डाइजेस्टेड सेट का माइग्रेशन हो रहा है और फर्स्ट वाले लेन में अनडाइजेस्टेड सेट का माइग्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट आइए समझते हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर दैट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज क्लोनिंग वेक्टर होता है। इसमें एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की, किसके साथ, बैक्टीरियल सेल के साथ, इंडिपेंडेंटली कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। जो बैक्टीरियोफेज है इसमें हाई नंबर ऑफ पर सेल हाई नंबर ऑफ कॉपी बनती है एंड देयर जीनोम विद इन बैक्टीरियल सेल। आगे देखिए जरा, यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सम प्लाज्मिड, कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जिसमें केवल 1 या फिर 2 कॉपी पर सेल बनती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें 15 to 100 कॉपी पर सेल बनते हैं।
देयर नंबर कैन गो इवन हायर, इनका नंबर काफी ज्यादा है। चलिए इसके अलावा एक और समझते हैं हम लोग आगे। चलिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है पीवीआर 322। जो पीवीआर 322 है, पी का मतलब प्लाज्मिड है, बी साइंटिस्ट के नाम पर है बोलीवर, और आर से आपका क्या हो जाएगा, रोड्रीगेज हो जाएगा। ये आर्टिफिशियल वेक्टर है। इस आर्टिफिशियल वेक्टर की अगर हम लोग बात करें, इस आर्टिफिशियल वेक्टर को हम लोग कैसे ध्यान में रखेंगे, इसकी नंबरिंग करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 फ्रैगमेंट है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए क्या लिखा है, रोप, ओराई, एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन। ये आप क्या कर लेंगे, रूट, ROAT। अब पहले वाले पर हमने रोप को रख दिया, एक को छोड़कर तीसरे वाले पर ओराई रख दिया, चौथे को छोड़कर पांचवें पर एम्पीसिलिन, छठे को छोड़कर सातवें पर टेट्रासाइक्लिन। इस तरह से अल्टरनेट पर हम क्या लगा देंगे, रोट लगा देंगे। ठीक, R फॉर रोप, O फॉर ओराई, A फॉर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, T फॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अब देखिए रोप पर क्या है आपका, PVU सेकेंड है, एंड देन आपका एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस पर PVU फर्स्ट एंड PST फर्स्ट है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पर बाम फर्स्ट, साल फर्स्ट है, और इन दोनों के बीच में इको आर फर्स्ट, क्लेव फर्स्ट और हाइंड थर्ड है। तो इस पीवीआर 322 में 1 सिंगल रोप है, सिंगल ओराई है, 2 सेलेक्टेबल मार्कर हैं, और यहाँ पर 8 रिकॉग्निशन साइट है। यहाँ पर ये जो रिकॉग्नाइजेशन साइट है, तो जहाँ जहाँ इसका रिकॉग्नाइजेशन साइट होगा वहीं पर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इसे कट करेगा। यहाँ पर एक बार देख लीजिए, पीवीआर 322 में जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो कौन कौन सा है, हिंड थर्ड, इको आर फर्स्ट, बाम फर्स्ट, साल फर्स्ट, PVU सेकेंड, PST फर्स्ट, क्लेव फर्स्ट। ओराई एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जो ओराई है, इसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। रोप किसको कोड करता है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, ये प्रोटीन को कोड करता है। यहां पर देखिए एक क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या क्या फीचर्स होना चाहिए। पहले तो उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ओराई होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है क्या, कि दिस इज ए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ DNA लिंक टू दिस सीक्वेंस। मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो है जहां पर हम कोई भी एलियन पीस ऑफ DNA को ऐड कर देते हैं, यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है एंड मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, एंड दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल। एक बात और आपको ध्यान देना है, जो ओराई है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA। जो लिंक्ड DNA का कॉपी नंबर है उसे कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ओराई होता है। नेक्स्ट आपका सिलेक्टेबल मार्कर है। जो सिलेक्टेबल मार्कर है इससे हम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हेल्प इन आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के एलिमिनेटिंग में, आइडेंटिफाई करने में, एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेंट के ग्रोथ में ये आपका हेल्प करेगा। अभी क्या नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, अभी हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझने वाले हैं। चलिए अभी इधर देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। Transformation is a procedure through which a piece of DNA introduced in a host bacterium and जो कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA बनाते हैं, डिजायर्ड जीन का यूज करके, वेक्टर DNA या व्हीकल DNA का यूज करके, फिर उस रिकॉम्बिनेंट DNA को होस्ट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसी को क्या, जो होस्ट में हम रिकॉम्बिनेंट DNA को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसी को क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। यहाँ पर कुछ जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस हैं जो कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हैं। कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एम्पीसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन। इसे कंसीडर करते हैं यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर, किसके लिए, ई कोलाई के लिए। जो नॉर्मल ई कोलाई होती है उसमें वो कोई भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस नहीं होती है।
नॉर्मल ई कोलाई किसी भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस नहीं होती है। ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ये बनाया गया है। इसे यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर किसके लिए कंसीडर करते हैं? ई कोलाई के लिए। बट नेचुरल ई कोलाई जो है वो किसी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से आपका जो है किसी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से वो जो है आपका रेजिस्टेंस नहीं हुआ। किसी भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस नहीं होती है। कौन? नॉर्मल ई कोलाई। आइए क्लोनिंग साइट की बात करते हैं। देखिए क्लोनिंग साइट की अगर बात करें तो पहली बात ये है कि ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए, अब यहाँ पर हम क्लोनिंग साइट से ऐड करेंगे। मतलब सबसे पहले हमें जो रिकॉग्निशन साइट है कोशिश करेंगे कि बहुत कम हो, और उससे भी अगर सिंगल हो तो और भी बढ़िया रहेगा, और भी बेहतर रहेगा। तो जो रिकॉग्निशन साइट है जितना कम रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। किसके लिए? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। अगर प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन, अगर एक से अधिक रिकॉग्निशन साइट है तो जो वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रैगमेंट जनरेट कर देगा, जो कि हमारे लिए क्या है? कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक, किस लिए? जीन क्लोनिंग के लिए। अब देखिए द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरीड आउट एट द रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। चलिए आगे पढ़ने के लिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। For you can ligate a foreign DNA at the BAM as first site of tetracycline। मतलब कह रहा है अगर हम एलियन पीस ऑफ डीएनए को बाम एज फर्स्ट साइट पर ऐड कर रहे हैं, मतलब कहाँ ऐड कर रहे हैं? टेट्रासाइक्लिन। इसको समझने के लिए हम इसे समझते हैं। ये देखिए, अगर हमें रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को आइसोलेट करना है, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे? ये देखिए APBR 322 है, इधर एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है और इधर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। अब हमने एलियन पीस ऑफ डीएनए को लाकर जब हमने इस PBR 322 में इंसर्ट कर दिया, तब जो बनकर आया वो रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। और जिसमें हमने एलियन पीस ऑफ डीएनए को ऐड नहीं किया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ये जो जिस PBR 322 में हमने एलियन पीस ऑफ डीएनए को देखिए कहाँ ऐड करने को बोल रहा है? बाम एज फर्स्ट साइट पर। अगर बाम एज साइट बोल रहे हैं तो मतलब टेट्रासाइक्लिन बोल रहे हैं। एक बात आपको क्लियर ध्यान रखना है, जिस साइट पर जिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पर एलियन पीस ऑफ डीएनए को हम ऐड करेंगे ये उसी की प्रॉपर्टी का लॉस कर देगा। वैसे तो PBR 322 एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस था, लेकिन जब हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया एलियन पीस ऑफ डीएनए को, तो ये क्या बन गया? आपका रिकॉम्बिनेंट बन गया। जब हम एलियन पीस ऑफ डीएनए को टेट्रासाइक्लिन पर ऐड करेंगे तो ये जो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है उसका लॉस कर देगा। आइए आगे और समझते हैं। जिसमें हमने एलियन पीस ऑफ डीएनए को लाइगेट किया वो आपका रिकॉम्बिनेंट कहलाया, और जिसमें हमने लाइगेट नहीं किया एलियन पीस ऑफ डीएनए को वो नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाया। अब हमने क्या किया? इस रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को जिस कल्चर मीडिया में हमने ग्रो करवाया है वहीं पर हमने क्या किया? ई कोलाई का भी ग्रो करवाया। उसी कल्चर मीडिया में हमने ई कोलाई भी ग्रो करवा लिया। इसी कल्चर मीडिया में हमने क्या किया? ई कोलाई भी ग्रो करवा लिया। अब फिर हमने क्या किया? देखा जिस ई कोलाई में ना तो रिकॉम्बिनेंट, ये देखिए ये सब जो है नॉन रिकॉम्बिनेंट है और ये आपके रिकॉम्बिनेंट वाले हैं। जिस ई कोलाई में ना तो रिकॉम्बिनेंट वाला गया ना तो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला गया उसे हमने क्या बोल दिया? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कह दिया। और जिस ई कोलाई में जो है कौन गया? नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला गया, उसे हमने क्या बोल दिया? आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है? जिस ई कोलाई में ना तो रिकॉम्बिनेंट गया ना तो नॉन रिकॉम्बिनेंट गया उसे हमने क्या कह दिया? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कह दिया। जिसमें रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों में से एक भी चला गया उसे हमने क्या नाम दे दिया? ट्रांसफॉर्मेंट। इसमें एक भी नहीं गया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इनमें से दोनों में से कोई भी एक एक गए हैं तो ये दोनों कैसे हैं? ट्रांसफॉर्मेंट हैं। जिस ट्रांसफॉर्मेंट वाले में नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला गया उसे हमने बोला ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। जिस ट्रांसफॉर्मेंट वाले में रिकॉम्बिनेंट वाला गया उसे हमने ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट कहा। अब हमने यहाँ पर दो मीडियम लिया, एक एम्पिसिलिन मीडियम लिया, एक टेट्रासाइक्लिन मीडियम लिया। जब हमने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन में रखा तो ये यहाँ पर क्या हो गए? किल्ड हो गए।
क्योंकि ये जो है देखिए जो नेचुरल है इकोलाई है वो किसी भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस नहीं होगा, इस वजह से ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में किल्ड हो गए हैं। अब जो टेट्रासाइक्लिन अब जो ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले को जब हमने एम्पिसिलिन में ऐड किया तो ये इसमें भी जिंदा रहेगा और टेट्रासाइक्लिन में, क्योंकि इसके पास दोनों प्रॉपर्टी है। ये आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों से रेजिस्टेंस होगा, इस वजह से दोनों में जिंदा रहेगा। फिर हमने जो ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट है इसे एम्पिसिलिन में डाला तो एम्पिसिलिन में ये जिंदा रहेगा, लेकिन जब हमने इसे टेट्रासाइक्लिन में डाला तो ये किल्ड हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन वाले साइड पर ही बाम एच फर्स्ट है और वहीं पर हमने एलियन पीस ऑफ डीएनए को ऐड किया था। तो क्लियर हुआ आपका। अब हम लोग चलिए वहां पर चल के पढ़ते हैं। अब देखिए अब आपको समझ में आएगा क्या कह रहा है कि लाइगेट ए फॉरेन डीएनए एट बाम एच फर्स्ट साइट of tetracycline resistance gene in the vector PBR322. The recombinant plasmid will lose tetracycline resistance. अब देखिए बाम एच फर्स्ट साइट पर मतलब टेट्रासाइक्लिन साइट पर हम ऐड कर रहे हैं एलियन पीस ऑफ डीएनए को, अब इसी की प्रॉपर्टी का ये लॉस कर देगा। वही देखिए क्या कह रहा है कि recombinant plasmid will lose the tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA but can still be selected out from non-recombinant ones by the plating the transformant on the tetracycline containing medium. अब देखिए जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो ग्रो कर जाएगा एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में। अब फिर हम उसे ट्रांसफर करेंगे किसमें, कौन से मीडियम में, टेट्रासाइक्लिन में। अब क्या होगा, पानी पी लें थोड़ा। अब देखिए जो ट्रांसफॉर्मेंट था वो ग्रो कर गया एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में, फिर हमने उसे ट्रांसफर किया किसमें, टेट्रासाइक्लिन में। अब क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो कर जाएगा एम्पिसिलिन में, बट जो टेट्रासाइक्लिन है उसमें ग्रो नहीं करेगा। कौन, रिकॉम्बिनेंट वाला। रिकॉम्बिनेंट वाला क्यों ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि वो जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी थी उसकी लॉस हो चुकी थी। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ, जबकि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट है वो दोनों में ग्रो करेगा, जो चाहे एम्पिसिलिन हो या फिर टेट्रासाइक्लिन। वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट where the other antibiotic resistance gene inactivated due to insertion of alien DNA help in selection of recombinant. अब यहाँ पर देखिए एक है आपका सेलेक्टेबल मार्कर, कौन सा है, एम्पिसाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन। अगर अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर की बात करें तो वो आपका क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है उसकी अगर हम बात करते हैं, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है इसमें एक क्रोमोजेनिक मटेरियल होता है जिसे एक्स गैल बोलते हैं। तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है ये प्रोड्यूस करती है ब्लू कलर का कार्बोनिल, प्रोड्यूस ब्लू कलर कार्बोनिल। देखिए जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है इसको बनाने वाली जो जीन है वो लैक जेड जीन होती है। अब हम क्या करेंगे, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है एक तो रिकॉम्बिनेंट होगा और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा। जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हम कब बनाएंगे, जो लैक जेड जीन है
उस पर हम एलियन पीस ऑफ डीएनए को ऐड कर देते हैं। जब एलियन पीस ऑफ डीएनए को ऐड कर देंगे तब जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो बनेगी ही नहीं। यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का इनएक्टिवेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जा रहा है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं करेगी। नॉट प्रोड्यूस ब्लू कलर, नॉट प्रोड्यूस ब्लू कलर। और यहाँ पर जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, अब यहाँ पर जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो एक्टिव रहेगा। यहाँ पर जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो इनएक्टिव हो गया है, जिसे इनएक्टिवेशन बोल दिया। नॉन रिकॉम्बिनेंट में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिव रहेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिव, और ये प्रोड्यूस करेगा ब्लू कलर कॉलोनी। प्रोड्यूस ब्लू कलर कॉलोनी। तो ब्लू कलर कॉलोनी कौन प्रोड्यूस करती है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिव रहता है। जो रिकॉम्बिनेंट है वहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लू कलर कॉलोनी प्रोड्यूस नहीं करती। कौन ब्लू कलर कॉलोनी प्रोड्यूस करती है, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट करती है। वही यहाँ पर लिखा हुआ, आइए देखते हैं। द alternative selectable marker developed which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in presence of a chromogenic substrate। कौन सा chromogenic substrate है, X-gal है, ये जो हमने लिखा है X-gal। In the a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta galactosidase। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो इनकोडिंग जीन होता है वो लैग जेड होता है, वहीं पर हम एलियन पीस ऑफ डीएनए को ऐड कर देंगे। अब क्या होगा, इनएक्टिवेशन हो जाएगा जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की सिंथेसिस कर रही थी लैग जेड जीन, वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर वो इनएक्टिव हो जाएगा, जिसे हम क्या कह देंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कह देंगे। द प्रेजेंस ऑफ ए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर कॉलोनी। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की वजह से ये ब्लू कलर कॉलोनी देती है। इफ प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एनी इंसर्ट, अगर बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में कोई भी इंसर्शन नहीं करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एंड कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। दीज आर आइडेंटिफाई एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है वो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करती है, जबकि नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ब्लू कलर कॉलोनी प्रोड्यूस करती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन जो है यह एक पैथोजन होता है, कहाँ का, सेवरल डाइकार्प प्लांट का। ये एबल टू डिलीवर ए पीस ऑफ डीएनए, जिसे क्या बोलते हैं, टी डीएनए, ट्रांसफॉर्म करता है ये नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर में। मतलब प्लांट सेल में ट्यूमर कौन कॉज करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन का जो प्लाज्मिड है उसका नाम क्या है, टी प्लाज्मिड है, और उस पर जो जीन है वो टी डीएनए है, जो क्या कर रहा है, प्लांट सेल में क्या कॉज कर रहा है, ट्यूमर कॉज कर रहा है। अब वहीं पर बात करते हैं, एनिमल में जो रेट्रोवायरस है उसकी एबिलिटी होती है नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करने की। द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिलीवर आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स बाय पैथोजन इन देयर eukaryotic host generated knowledge to transform these tools of pathogen into useful vector for delivering genes of interest to the human। मतलब अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में ट्यूमर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन का टाई प्लाज्मिड जिसपे टी डीएनए होता है वो कॉज करता है। हम उसका यूज एज अ वेक्टर कर सकते हैं। जो उसका टाई प्लाज्मिड है वहां पर जो टी डीएनए है वहां पर डिजायर जीन को ऐड करके हम डिजायर प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए लिखा है ट्यूमर इंड्यूसिंग टी प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू ए क्लोनिक वेक्टर व्हिच इज नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट्स। हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं,
जो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफैसियन का टाई प्लाज्मिड है उस पे जो टी जीन है उसको कट करके हटाकर वहां पर डिजायर्ड जीन को ऐड कर देंगे, जिसकी उसकी पैथोजेनिसिटी लॉस हो जाएगी और वहां से हम डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं। और ऐसे ही हम रेट्रोवायरस के लिए भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट होस्ट। यहाँ पर हम लोग अगर बात करेंगे कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है अगर हम बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें कॉम्पिटेंट बनाना होगा, इतने आसानी से इंट्रोड्यूस नहीं होता है। तो देखिए जो डीएनए होता है वह एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर होती है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों होती है। यहाँ से कौन रिकॉम्बिनेंट डीएनए आसानी से पास नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले जो बैक्टीरियल सेल है उसे कॉम्पिटेंट बनाते हैं जिससे वो डीएनए को ले सके। इसके लिए उसे हम ट्रीट करते हैं, किससे ट्रीट करते हैं, डाइवैलेंट कैटायन आयन से ट्रीट करते हैं। वो डाइवैलेंट कैटायन है क्या, कैल्शियम आयन है। अब जो इस बैक्टीरिया की जो वॉल है उसमें डीएनए के एंटर करने की जो इफिशियंसी है वो इंक्रीज कर जाएगी। एंड जो बैक्टीरियम का पोर्स है सेल वॉल में उससे फिर आसानी से डीएनए इंटर कर सकता है, उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन द फोर्स इनटू सच सेल्स बाय इनक्यूबेटिंग सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री। तो मतलब बैक्टीरिया को हीट शॉक कब देते हैं, 42 डिग्री सेल्सियस पर देते हैं। And then putting them back on ice, this enable to bacteria take up the recombinant DNA। मतलब क्या है, कैसे बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाते हैं, पहले बैक्टीरिया को डाइवैलेंट कैटायन से ट्रीट करेंगे, देन उसको आइस में रखेंगे, फिर 42 डिग्री पर हीट शॉक देंगे, फिर अगेन उसे आइस में रखेंगे। अब जो है डीएनए आसानी से बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपका माइक्रो इंजेक्शन। जो माइक्रो इंजेक्शन है इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं एनिमल सेल के न्यूक्लियस में। एक और सुटेबल मेथड है प्लांट के लिए जिसे बोलते हैं बायोलिस्टिक या जीन गन। इसमें क्या करते हैं, बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए। जो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उस पर कोटिंग कर देते हैं किसका, गोल्ड या टंगस्टन का, और बायोलिस्टिक या जीन गन के हेल्प से प्लांट के अंदर जो प्लांट का सेल है उसमें इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। दूसरा क्या है, पैथोजन को डिसॉर्म करके भी हम क्या कर सकते हैं, डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, जिसके सेवरल स्टेप हैं, ध्यान रखना। पहला स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेकेंड स्टेप क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिये। थर्ड स्टेप आपका क्या है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एंड देन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, लाइगेशन ऑफ आपका 1, 2, 3, 4 पॉइंट है आपका लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू अ वेक्टर। फिफ्थ है आपका ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। फिर आपका 6 है कल्चरिंग द होस्ट सेल इन मीडियम एट लार्ज स्केल। एंड आपका 7th नंबर का है एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये सारे स्टेप इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है आपको ध्यान रखना है, आइसोलेशन टर्म 2 बार आ रहा है। पहला आ रहा है आइसोलेशन ऑफ डीएनए और फिर तीसरे नंबर पर आ रहा है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। ये आपको ध्यान देना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अगर हमें डीएनए को आइसोलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, जो डीएनए है सेल के अंदर होगी, उसके ऊपर सेल वॉल होगी, तो सबसे पहले हम उसके सेल वॉल को ब्रेक करेंगे। जब उसके सेल वॉल को ब्रेक करेंगे तो जो डीएनए है वो आउटसाइड बाहर आ जाएगा। डीएनए के साथ साथ आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स भी बाहर आएंगे। अब हम आरएनए को क्या करेंगे, आरएनए को हम राइबोन्यूक्लियेज के हेल्प जो है यहाँ पर राइबोजाइम के हेल्प से यहाँ दे रखा है, उसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ से चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, चलिए यहाँ से देखते हुए चलते हैं। कट द डीएनए with restriction enzyme, it need to be pure from free from other macromolecule।
सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, डीएनए किससे इनक्लोज्ड है, विद इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड है। वी हैव टू ब्रेक सेल ओपन। अब हम क्या करेंगे, इसके मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे, इसके सेल को ब्रेक करेंगे एंड डीएनए क्या है, फ्री हो जाएगा। इस डीएनए के साथ साथ अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होंगे, आरएनए होगा, प्रोटीन्स होंगे, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड्स होंगे। अब देखिए, अगर हमें सेल वॉल, सेल को ब्रेक करना है तो डिपेंड करेगा वो सेल है किसका, जिसका हमें डीएनए निकालना होगा। अगर हम बैक्टीरियल सेल का डीएनए निकाल रहे हैं तो बैक्टीरियल सेल को हम किससे ब्रेक करेंगे, हम लाइसोजाइम से। अगर हम प्लांट सेल्स का डीएनए लेना है तो उसके सेल को ब्रेक करेंगे सेलुलोज से। अगर हम एनिमल सेल को लेना है तो उसको उसके हिसाब से ब्रेक करेंगे एंजाइम से। अगर हमने फंगी का डीएनए लेना है, उसके सेल को ब्रेक करने के लिए हम कार्टिनेज से ब्रेक करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर डीएनए के साथ साथ बाकी भी मैक्रोमोलिक्यूल्स आए हैं। अब देखिए, आरएनए को हम किससे रिमूव कर देंगे, यहाँ पर राइबो न्यूक्लियस से कर देंगे। प्रोटीन को हम किससे रिमूव कर देंगे, प्रोटीएज से कर देंगे। अदर मॉलिक्यूल्स को हम किससे रिमूव कर देंगे, जो भी उनका एप्रोप्रिएट एंजाइम होगा उससे रिमूव कर देंगे। फाइनली क्या बच जाएगा, डीएनए बच जाएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे क्या, हम चिल्ड एथेनॉल। अब यहाँ पर फाइन थ्रेड ऑफ सस्पेंशन हमें मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमें जो सस्पेंशन मिल गया, इसको डीएनए को हम सेपरेट कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग, मतलब किसी चीज में उसको हम अच्छे से रोल करके बाहर कर लेंगे। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, डाइजेशन परफॉर्म बाय इनक्यूबेटिंग प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को वर्क करने के लिए ऑप्टिमल कंडीशन चाहिए होगा। यहाँ पर जो एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, एम्प्लॉय टू चेक, इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय टू चेक प्रोग्रेशन ऑफ ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब जो एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ डाइजेशन को क्या करता है, चेक करता है। डीएनए इज ए निगेटिवली चार्ज, जो डीएनए है वो निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। किधर मूव करता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ करता है। एंड देखिए, द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस। डीएनए के ज्वाइनिंग का सेवरल प्रोसेस है। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स ऑफ डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए। देखिए, जो सोर्स डीएनए का है, वेक्टर डीएनए जो है, इनको कट करते हैं एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। दोनों को सेम ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। एंड कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ डीएनए एंड कट वेक्टर विद स्पेस आर मिक्स एंड लाइगेज इज एडेड। इनको कट करेंगे और किसके हेल्प से, लाइगेज की हेल्प से ऐड कर देंगे। एंड फाइनली क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, पीसीआर क्या है। पीसीआर का पूरा नाम क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। यहाँ पर मल्टीपल कॉपी बनती है किसकी, देखिए जरा, मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स आर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट सिंथेसाइज इन विट्रो। यहाँ पर क्या क्या लगता है, 2 सेट ऑफ प्राइमर लगते हैं। इसके अलावा आपका जो है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एज अ सबस्ट्रेट लगता है और डीएनए पॉलीमरेज। चलिए देखते हैं इसके कितने स्टेप है। पीसीआर के 3 स्टेप है, डीनेचुरेशन, एनिलिन एंड एक्सटेंशन है। डीनेचुरेशन की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस होता है। एनिलिन की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर 50 to 60 डिग्री के बीच में होता है, तो हम 54 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं। और यहाँ पर एक्सटेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अगर उसे हम 94 डिग्री का टेम्परेचर देंगे तो इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ पर डीनेचुरेशन हो जाएगा। एंड देन देखिए, आपका जो यहाँ पर हम एनिलिन में क्या होगा, यहाँ पर एक, देखिए इधर एक प्राइमर हमने लगाया, एक यहाँ प्राइमर लगाया। अब ये जो प्राइमर होते हैं, ये रिप्लिकेशन का इनिशिएशन करवाते हैं, बट न्यूली स्ट्रैंड सिंथेसाइज कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पर क्या लगा, डीएनए पॉलीमरेज लगा, जिसे हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं। और यहाँ पर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स भी है, जो कि सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है। अब देखिए, यहाँ पर न्यूली स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक ए बन गया और एक ए बन गया। देखिए, हर एक साइकिल में जो डीएनए है वो क्या होता है, डबल होता है। तो इसका ये फार्मूला है, डीएनए जो है हर एक साइकिल में डबल होता है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। जो नंबर ऑफ डीएनए है डबल होता है, फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ साइकिल।
अब देखिए यहाँ पर 30 साइकिल चला है, तब जाकर डीएनए की 1 बिलियन टाइम्स कॉपी बनी। मतलब यहाँ पर 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई हुआ, तब जाकर के 1 बिलियन कॉपी बनी किसकी? डीएनए की। ध्यान रखना कितनी साइकिल चली है? 30 साइकिल। आपको ध्यान रखना है प्राइमर कहाँ पर लग रहा है? एनिलीन पर लग रहा है। डीएनए पॉलीमरेज आपका एनिलीन और एक्सटेंशन के बीच में यहाँ पर देखिए दिखाया गया लगा हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए 2 सेट ऑफ प्राइमर यूज होता है पीसीआर में, एंड इसके अलावा देखिए एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है। एंड आप देखिए बाकी वही लिखा हुआ है, इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए रिपीटेड मेनी टाइम्स द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड अप्रॉक्सीमेटली बिलियन टाइम्स। बाकी यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मैंने बताया था, वही यहाँ पर दे रखा है। The several method of introducing the ligated DNA into recipient cells after making them competent to receive take up the DNA present in surrounding. So, if recombinant DNA bearing gene for resistant to antibiotics like ampicillin transfer into E. coli cells, host cell become transformed into the ampicillin resistant cell. यहाँ पर वही है कि हम जो एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो चलिए बाकी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इसको समझ ही चुके हैं। जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है ये आपका क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर है। टेट्रासाइक्लिन भी आपका सेलेक्टेबल मार्कर है। अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर आपका क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। यहाँ पर जो हमें एक टर्म ध्यान देना है वो है आपका रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। देखिए क्या कह रहा है, इफ एनी प्रोटीन इन कोडिंग जीन एक्सप्रेस इन ए हेट्रोलॉगस होस्ट है, हेट्रोलॉगस है ना कि होमोलॉगस है, इट इज कॉल्ड ए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, देखिए क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। अब यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो प्रोटीन बनेगा वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होता है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोरिएक्टर का। जो बायोरिएक्टर, अगर हमें लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए होगा, लार्ज क्वांटिटी में अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो हमें किसका यूज करना होगा? बायोरिएक्टर का, जिसका वॉल्यूम कितना होता है? 100 to 1000 लीटर होता है। और इसमें आपको और क्या ध्यान देना है, जो बायोरिएक्टर है वो प्रोवाइड करता है क्या? एक ऑप्टिमम कंडीशन फॉर डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये ऑप्टिमल कंडीशन क्या क्या हो सकता है? टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन एंड ऑक्सीजन। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर कौन सा है? स्टायरिंग टाइप का है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर स्टायरिंग टाइप का है, इंपॉर्टेंट है। ये भी स्टायरिंग टाइप है और ये भी आपका स्टायरिंग टाइप है। यहाँ पर देखिए बस आपको जो ये फर्स्ट है आपका ये सिंपल स्टायरिंग है और सेकंड आपका स्पार्ज स्टायरिंग है, दोनों स्टायरिंग टाइप का है। बाकी ये जो आपका दे रखा है ये भी आपको नेमिंग ध्यान रखना है। इस बार नीट 2025 में जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था ये जो आपका लगा हुआ ये क्या है? ये फोम ब्रेकर है। बाकी आप लोग डायग्राम में देख लीजिएगा। चलिए बाकी देखिए आगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर जो स्टायरर होता है ये फैसिलिटेट करता है मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। स्टायरर टाइप का क्यों हमारे लिए बढ़िया है? क्योंकि ये लगातार ऑक्सीजन को क्या करता है? मिक्स करता रहता है, कि जिससे कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए। और देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है एक बायोरिएक्टर में। इसमें एक एजिटेटर सिस्टम होता है, एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, एक फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है और एक आपका पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है और एक सैंपलिंग पोर्ट्स होता है। एंड चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है जो उसमें हमें ध्यान देना है कि इसमें इंक्लूड किसको करते हैं? सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन को इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए और एक पॉइंट और हमें जो ध्यान देना है वो है आपका जो डाउन स्ट्रीम स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड। और एक आपका जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ये वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।